आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी का मतलब हुआ कि आपको सौरमंडल से पृथ्वी कैसे दिखाई देती है। सौरमंडल का अर्थ है कि जो सूर्य है, सौर का मतलब होता है यहाँ पर सूर्य, और मंडल का मतलब है सूर्य का परिवार, सूर्य का परिवार। अब इसमें है क्या चैप्टर में कि ये क्लास 6 के लिए ही है, तो बेसिकली मैं इसमें छोटे बच्चों के लेवल से ही आपको समझाना चाहूँगी। तो इसमें है क्या कि जब हम रात में आकाश को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत ढेर सारे छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं, चमकदार बिंदु दिखाई देते हैं। ठीक, और जब अंधेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन बिंदुओं की जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि हम उसकी गणना भी नहीं कर सकते हैं। तो संपूर्ण जो आकाश है, जो पूरा का पूरा आकाश है, वो छोटी छोटी जो चमकदार वस्तुएं हैं उनसे भर जाता है। और ये जो चमचमाते हुए हमें चमकदार वस्तु आसमान में नज़र आती हैं, तो उनमें से कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो धुंधली भी होती हैं। और जब हम इन चमचमाती जो वस्तु जो हमें आकाश में रात्रि में दिखाई दे रही हैं, उनको जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आसमान में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी टिमटिमाहट जो होती है वो दूसरे जो वस्तुएं होती हैं उनसे अलग होती है। और ये किसी भी मतलब टिमटिमाहट के जो टिमटिम नहीं करते हैं, बल्कि ये चंद्रमा के समान एक एक उसमें चमकते रहते हैं। और इन चमकीली जो वस्तुएं हैं, इनके अलावा भी आपको रात्रि में आकाश में चंद्रमा भी दिखाई देता होगा। जो ये चंद्रमा है, इसका आकार अलग अलग होता रहता है, इसकी स्थिति अलग अलग होती रहती है। तो आप क्या देखेंगे कि जो पूर्ण चंद्र होता है, जो पूरा चाँद होता है, उसको आप महीने में एक बार देख सकते हैं। और जब पूरे चंद्रमा वाली जो रात्रि होती है उसको बोला जाता है पूर्णिमा। और 15 दिन बाद आप चंद्रमा को मतलब पूरे चाँद को नहीं देख पाते हैं या चाँद को नहीं देख पाते हैं, तो वो जो नए चंद्रमा की जो रात्रि होती है, जिस दिन आपको चाँद नहीं दिखाई देता है, जिस रात्रि को चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, वो जो रात्रि होती है वो होती है अमावस्या की। अब इसमें ये है कि आप जो रात्रि में चीज़ें, चाहे वो तारे हैं या फिर कोई और वस्तु हैं या फिर चंद्रमा है, ये आप रात में तो देख सकते हैं लेकिन दिन में नहीं देख सकते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों कि आप उसे दिन में नहीं देख पाते हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बहुत तेज़ होता है, और इसलिए जो रात के समय में जो चमकने वाली वस्तुएं होती हैं उन्हें हम दिन में देख ही नहीं पाते हैं। अब है क्या कि जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के आसमान में हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं, उन्हें हम कहते हैं खगोलीय पिंड। इसका मतलब हुआ कि जो सूर्य है, चंद्रमा है और वो सारी की सारी वस्तुएं, चाहे वो चाँद है, तारे हैं, ये सब के सब हमें जो रात्रि में दिखाई देते हैं, उन्हें हम कहते हैं खगोलीय पिंड। जो कुछ खगोलीय जो पिंड होते हैं वो बहुत बड़ा आकार होता है उनका, और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं। ये जो खगोलीय पिंड हैं ये गैस के बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, इनके पास अपनी गर्मी होती है और अपना ही प्रकाश होता है जिसे वे उत्सर्जित भी करते हैं। और इन जो ये खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें कहा जाता है तारा। और सूर्य भी एक तारा ही है जिसे आपने देखा होगा अपनी रात्रि के। फिर इसके बाद जब हम रात में देखते हैं बहुत ढेर सारे तारे हमें नज़र आते हैं, ठीक है। जो कई तारे जो हमें रात में दिखाई देते हैं वो सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे इतने अधिक दूर हैं कि हमें ना उनकी ऊष्मा मतलब ना उनकी गर्मी प्राप्त होती है और ना ही उनका प्रकाश ही हमें प्राप्त होता है। तो अब इसमें है क्या कि जब ना ही हमें उनकी जैसे सूर्य की जो हमें गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, वो प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो ये तारे होते हैं जो हमें टिमटिमाते हुए रात में नज़र आते हैं, ये बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा, मतलब सूर्य से भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन ये हमसे इतने अधिक दूर हैं कि ना हम उनकी गर्मी महसूस कर पाते हैं और ना ही उनका प्रकाश। अब है क्या कि आपने ज़रूर देखा होगा कि जब हम कोई चीज़ को बहुत दूर से देखते हैं तो वो जो वस्तु होती है वो हमें बहुत छोटी नज़र आती है, या आपने सभी ने महसूस किया होगा। इसके बाद अगर आप रात में अगर आसमान में देखते हैं तो जो तारे होते हैं वो अलग अलग तरह की जो आकृतियाँ होती हैं वो भी बनाते हैं, और जब कोई तारा मिलकर, कुछ तारे मिलकर आकाश में कुछ आकृति बनाते हैं तो उनको बोला जाता है नक्षत्र मंडल। और अर्सा मेजर और बिग बेयर इसी तरह का एक नक्षत्र मंडल है। और सबसे आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है वो है सप्तऋषि, या फिर 7 जो तारे हैं उनका एक समूह। अब इसमें हो है क्या कि जो हमारा अर्सा मेजर है वो भी जो ये नक्षत्र मंडल है उसका एक भाग है। अगर आपको मैं सप्तऋषि के बारे में बताऊं तो उसमें है क्या कि आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा होगा अपनी बुक में भी कि यहाँ पर 7 तारे हैं, और इसके बाद जो ये तारे हैं वही हमें ध्रुव तारा का भी संकेत दिलाते हैं। कैसे? एक और चीज़ बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में होता है, ठीक है। तो अब इससे हम आसानी से पता, जो ये सप्तऋषि हैं मतलब 7 तारों का जो ये समूह है, उससे हम आसानी से जो ध्रुव तारा है उसका भी पहचान कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे कि जो ये इसमें 7 तारे हैं उनमें से जो 2 तारे हैं उन्हें हम संकेतांक मानते हैं, संकेतांक तारे मानते हैं, और उससे ठीक कुछ दूरी पर ही उत्तर दिशा में आपको ध्रुव तारा नज़र आएगा। जो कुछ खगोलीय जो पिंड होते हैं उनका ना अपना प्रकाश होता है ना वो अपनी उनकी कोई ऊष्मा होती है, और वे जो हैं वे तारों के जो प्रकाश है उससे ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे जो पिंड होते हैं, जो ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, उन्हें कहा जाता है ग्रह, जो दूसरे तारे की ऊष्मा से प्रकाशित हो, जो दूसरे तारे की चमक से प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ऐसे जो पिंड होते हैं, खगोलीय जो पिंड होते हैं, उन्हें कहा जाता है ग्रह, और हम अंग्रेजी में इन्हें बोलते हैं प्लैनेट, ठीक है। और ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है प्लैनेटाई। प्लैनेटाई का मतलब होता है परिक्रमण, परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब है चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, आपको पता है कि ये भी एक ग्रह है, और ये जो अपना जो प्रकाश है और जो ऊष्मा है वो किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। जितना भी अगर हमें दिन यहाँ पे उजाला दिखाई देता है या हमें गर्मी महसूस होती है, वो किस वजह से? क्योंकि सूर्य जो है वो गर्मी प्रदान कर रहा है पृथ्वी को, और जो सूर्य है वो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है, और जो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। मतलब अगर हम पृथ्वी को, अगर हम स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वहाँ से चंद्रमा में अगर हम जाते हैं तो चंद्रमा से हमें पृथ्वी चमकते हुए तारे, मतलब चमकता हुआ एक ग्रह नज़र आएगा, जैसे कि हमें यहाँ से तारा नज़र, जैसे कि यहाँ से हमें चंद्रमा नज़र आता है, वैसे ही हमें जो पृथ्वी है चंद्रमा से देखने पर वैसे ही मिलेगी। अब इसमें है क्या कि इसमें आपको अलग अलग तरह के जो ग्रह हैं उनके बारे में बता रखा है। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। जितने भी ग्रह हैं, हमारे ग्रह कितने हैं? 8 हमारे जो ग्रह हैं वो सब के सब किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और हर एक ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कुछ दिनों का समय लेना पड़ता है। जैसे कि सबसे नज़दीक में अगर हम सूर्य के बाद की बात करें तो बुध ग्रह आता है, और ये जो इसकी परिक्रमण की जो दिन होते हैं वो 88 दिन हैं। और जो अपने उसमें भी कई, मतलब जो जितने भी ग्रह हैं वो अपने उसमें भी क्या करते हैं? परिभ्रमण करते हैं। घूर्णन की एक स्थिति होती है, एक तो ये परिक्रमा कर रहे होते हैं सूर्य की, और जो दूसरी स्थिति होती है वो होती है इनके परिभ्रमण की, जिसमें ये अपने ही जो जगह है वहाँ पर भी ये घूमते रहते हैं। तो जो इनका घूर्णन का समय है वो है 59 दिन। इसी तरह से हर एक जो 8 ग्रह हैं
वो परिभ्रमण भी करते हैं और परिक्रमण भी कर रहे होते हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर इसके बाद है हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो आसमान में जो चंद्रमा दिखाई देता है ना हमें, वो क्या है, एक उपग्रह है। और ये हमारी पृथ्वी, जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, उसका एक क्या है, उपग्रह है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है उसका जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। और जो चंद्रमा है वो हमेशा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। और हमारी पृथ्वी के समान ही सौरमंडल में अन्य 7 ग्रह और हैं जो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। और इनमें से कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके अपने चंद्रमा भी हैं। अगर हम सौरमंडल की बात करते हैं, सौरमंडल मैंने आपको बताया था, सौरमंडल का मतलब होता है सूर्य का परिवार, और इसका मुखिया कौन है, वो है सूर्य। तो जो अगर हम सौरमंडल कह रहे हैं तो सौरमंडल में कौन कौन लोग आते हैं, सूर्य आते हैं, इसमें 8 ग्रह आते हैं। इनके अलावा जो इन ग्रहों के जो वो हैं उपग्रह हैं वो भी आते हैं इसमें। साथ में कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी आते हैं, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं और उल्का पिंड, ये सब मिलाकर बनाते हैं सौरमंडल। और हम उसको नाम देते हैं सौर परिवार, जिसका जो मुखिया है वो है सूर्य। जो सूर्य है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, वो बीच में स्थित है। ये बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा जो गर्म गैस होती हैं उनका ये बना हुआ है। और इसके ही खिंचाव के बल से जो सारा सौरमंडल है वो बंधा हुआ है। अब जो सौरमंडल है उसके लिए प्रकाश और ऊष्मा का जो एकमात्र स्रोत है, मतलब जितने भी ग्रह हैं या खगोलीय पिंड हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, ये सब के सब जो अपनी ऊष्मा है, प्रकाश है, वो केवल सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सौरमंडल में कोई भी अन्य स्रोत नहीं है ऊष्मा का न प्रकाश का। अब जितनी भी हम जो ऊष्मा है, जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, वो भी किससे प्राप्त कर रहा है, सूर्य से प्राप्त कर रहा है। और क्योंकि एक चीज़ और है कि जो पृथ्वी है उस पर जो ऊष्मा हमें महसूस होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य हमारे नज़दीक भी है तब भी उसकी अगर हम किलोमीटर में दूरी। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रहों की। जो हमारा सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार ये ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और सूर्य से उनकी दूरी के हिसाब से इन्हें याद करने के लिए एक आसान तरीका बनाया है अंग्रेज़ी में, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। जो इनका पहला पहला लेटर है सभी का, तो इससे आप अंग्रेज़ी में इनके नाम याद कर सकते हैं। जो सूर्य के जो ये सौरमंडल है उसका जो जितने भी 8 ग्रह हैं वो अपने ही एक निश्चित पथ पर, मतलब उनका एक अपना निश्चित रास्ता होता है, उसी पर ये चक्कर लगाते हैं। अगर यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य के जो जितने भी ग्रह हैं वो सब के सब अपने ही कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। जो बुध है वो ग्रह जो है वो सबसे नज़दीक है सूर्य के। इसके बाद है शुक्र, फिर है पृथ्वी। तो जितने भी ग्रह हैं वो सब के सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार रास्ते में। अब ये जितने भी ग्रह हैं जब ये चक्कर लगाते हैं सूर्य का, तो हर एक की एक निश्चित पथ होता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि 2006 से पहले 9 ग्रह थे हमारे, जिसमें सबसे लास्ट का जो ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो। तो वो जो प्लूटो था वो क्या करता था कि जितने भी जो और ग्रह हैं 8 ग्रह, वो तो अपने एक निश्चित पथ पर एक चक्कर लगाते थे, ठीक है। और इसीलिए उन्हें ग्रह नाम दिया गया, क्योंकि उनका अपना एक निश्चित पथ होता है और वो किसी और ग्रह के पथ को काटते नहीं हैं। लेकिन जो प्लूटो था वो जो दूसरे ग्रह थे उनसे उनके रास्ते को, उनके पथ को वो काट देता था। फिर वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि इस तरह का ग्रह नहीं हो सकता है जब वो अगर दूसरे ग्रह के जो पथ है उसे काट रहा है। तो इसलिए अगस्त 2006 से प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। फिर इसके बाद
हमारी आती है पृथ्वी। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर हम कहें तो ये तीसरा ग्रह है और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है अगर हम आकार की बात करते हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है और जो ध्रुव हैं इसके, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो जो ये ध्रुव है इस पर ये जो पृथ्वी है ये थोड़ा सा चपटी है, ठीक है, और इसी आकार की वजह से इसे भू आभ कहा जाता है। जो जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं, मतलब जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो केवल पृथ्वी पर ही मौजूद हैं, इसीलिए पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है ना बहुत अधिक ठंडी होती है, यहाँ पर वायु और पानी दोनों ही उपस्थित हैं जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अब जीवनदायिनी जो गैस है ऑक्सीजन वो भी पृथ्वी पर ही मौजूद है, इसीलिए सौरमंडल में पृथ्वी को सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं ये हमें नीले रंग की नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि इस पर इसका जो ज़्यादातर भाग है, 2/3 जो पृथ्वी का भाग है वो पूरा का पूरा जल से ढका हुआ है और इसीलिए जल से ढके होने के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। जो हमारी पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है, ठीक है, और वो है चंद्रमा। और जो चंद्रमा है इसका जो व्यास है वो पृथ्वी का 1/4 है और यह इतना बड़ा इसलिए हमें दिखाई देता है। अब चंद्रमा और ग्रहों के हिसाब से बहुत आसानी से चंद्रमा आप पहचान सकते हैं। चंद्रमा हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, ठीक है। जो और अन्य खगोलीय पिंड हैं वो बहुत दूर हैं, लेकिन जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है और ये बहुत नज़दीक है, इसीलिए हमें ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। जो इसकी दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से वो है 3,84,400 किलोमीटर, जिससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि जो अन्य जो ग्रह हैं वो उनसे जो चंद्रमा है जो हमारे पृथ्वी का उपग्रह है वो तब भी काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए हमें ये बड़ा भी दिखाई देता है। फिर इसके बाद जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का जो चक्कर है वो करीब 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय पर मतलब 27 ही दिन के लगभग वो अपनी जो एक तो वो क्या कर रहा है हमारी जो पृथ्वी है उसका चक्कर लगा रहा है और दूसरा काम वो ये करता है कि अपने ही अक्ष पर भी वो घूमता रहता है और इस पर मतलब अपने अक्ष पर घूमने पर और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने पर जो उसे समय लगता है वो होता है 27 दिन का, ठीक है। लगभग बराबर दिन का ही समय उसे अपने अक्ष पर भी घूमने में लगता है और लगभग इतने ही दिन उसे पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी लगता है। तो अब इसके लिए क्या होता है कि इस वजह से जो हमें जो चंद्रमा है उसका केवल एक ही भाग दिखाई देता है और चंद्रमा पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं और इसमें जो सतह है चंद्रमा की जो सतह है इस पर कई तरह के गड्ढे दिखाई देते हैं और साथ में मैदान हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन या फिर ऐसी कोई गैस मौजूद नहीं है जिससे कि जीवन संभव हो सके। तो अभी भी खोज जारी है, हो सकता है आने वाले समय में इस तरह की कुछ परिस्थितियां वहां पर भी उत्पन्न हो जाएं। इनके अलावा हम सौरमंडल में कई क्षुद्र ग्रहों को भी देखते हैं। जो तारे हैं, ग्रह हैं या उपग्रह हैं, इनके अतिरिक्त कई छोटे छोटे पिंड भी जो सूर्य है उसके चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और इन पिंडों को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। और ज़्यादा जो सूर्य ग्रह जो ये क्षुद्र ग्रह हैं ये हमें मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में दिखाई देते हैं और ये भी क्या कर रहे होते हैं और ग्रहों की तरह ही जो हम सूर्य है उसका चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये जो बड़े ग्रह हैं उनके ही टूटे हुए भाग हैं, क्योंकि इन ग्रहों में जो बड़े ग्रह हैं उनमें कभी विस्फोट होता है और उस विस्फोट के कारण ये जो ग्रह हैं ये क्षुद्र ग्रह बन जाते हैं और ये ही उनसे अलग होकर वहीं पर उनकी कक्षाओं में या वहीं आसपास सौरमंडल में घूमने लगते हैं, सूर्य के चक्कर लगाने लगते हैं। फिर अगला है उल्कापिंड। उल्कापिंड किसे कहते हैं हम? उल्कापिंड हम कहते हैं
कभी कभी जो ये जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, उसमें मतलब सूर्य के चक्कर लगाने में केवल क्षुद्र ग्रह या और चीज़ें या ग्रह नहीं हैं, उपग्रह ग्रह नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा उल्कापिंड भी हैं। और जो ये उल्कापिंड होते हैं ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जैसे होते हैं, ठीक। और ये जो उल्कापिंड है कभी इतने नज़दीक आ जाते हैं हमारी पृथ्वी के, क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो पृथ्वी की ओर को गिरने की होती है। तो लेकिन होता क्या है कि जब ये हमारे वायुमंडल में पहुंचते हैं और उनके साथ इनका घर्षण होता है पत्थरों के साथ, तो क्या होता है कि ये भस्म हो जाते हैं, राख बन जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये उल्कापिंड वायुमंडल में घर्षण नहीं कर पाते हैं, राख नहीं बन पाते हैं, मतलब जल नहीं पाते हैं, तो ये ऐसे ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पृथ्वी पर गिरने की वजह से जहाँ पर ये गिरे होते हैं वहाँ पर बहुत बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इसके बाद आपने जब खुला आकाश है तो एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई सफ़ेद पट्टी भी आपने कभी कभी देखी होगी, चमकदार रास्ते देखे होंगे। तो यह लाखों तारों का एक समूह होता है, ठीक है। इस तरह से जो हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस तरह का एक चमकदार रास्ता जैसा सफ़ेद चौड़ी पट्टी आपको दिखाई देगी, और ये बहुत ढेर सारे तारों का समूह होता है। और इसी पट्टी को हम कहते हैं आकाशगंगा, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है मिल्की वे। जो ये सौरमंडल है, जो हमारा सौरमंडल है, इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। और प्राचीन समय में या प्राचीन भारत में इसकी कल्पना जो थी, मतलब माना गया था कि ये एक आकाश में बहती हुई एक नदी है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया आकाशगंगा। जो आकाशगंगा है वो करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। और इस प्रकार की जो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जो अगर बहुत ढेर सारी आकाशगंगाएं मिल जाती हैं तो वो सब मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जो ब्रह्मांड है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके बारे में अभी भी जो वैज्ञानिक हैं वो निरंतर खोज करते रहते हैं और इसके बारे में बहुत ढेर सारी जानकारी